नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए सेगमेंट के साथ। 2025 जा रहा है, उसे कहना है बाय बाय, अलविदा, गुड बाय, और 2026 का करना है स्वागत। इसी संदर्भ में मैं लेकर आया हूं नई कड़ी हफ्ता वसूल की, जिसमें हम नजर डालेंगे 2025 में बीती हुई घटनाओं के ऊपर और करेंगे उसका एक छोटा सा विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ कांटे कुछ फूल, हफ्ता वसूल 2025 का आखिरी हफ्ता वसूल। सबसे पहले नजर अंतरराष्ट्रीय खबरों पर। 2025 के आते ही विश्व राजनीति के परिदृश्य में उभर कर आए ट्रंप। उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता। उनका लौटना लगा था कि भारत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि मोदी के दोस्त रहे हैं ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में। लेकिन इस बार टैरिफ की मार से ट्रंप ने केवल दुनिया भर को ही नहीं बल्कि अपने दोस्त मोदी को भी नहीं बख्शा। अब यह अलग बात है कि ट्रंप के टैरिफ की मार का भारत पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया और उसकी अर्थव्यवस्था 6.8% प्रतिवर्ष जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही दूसरी खबर को हम लेते हैं। पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की लड़ाई जारी रही। दोनों देशों के बीच में उम्मीद थी कि लड़ाई शायद 2025 में खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कोशिश भी की, पुतिन अमेरिका गए भी और बातचीत भी हुई, लेकिन कम से कम आज तक तो इसका कोई निचोड़ निकलकर सामने नहीं आया है। और अभी अभी जो खबर मिली है वो खबर ये है कि पुतिन के आवास के पास एक साथ 91 ड्रोन्स के साथ हमला करने की कोशिश की गई यूक्रेन की तरफ से। हालांकि जेलेंस्की ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। देखें कहां तक खिंचता है ये युद्ध यूक्रेन और रूस का, और क्या परिणाम निकल पाता है पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत का। लेकिन युद्ध तो युद्ध है साहब, जंग है। जंग शुरू हो जाता है तो फिर बहुत कुछ लेकर जाता है, देता बहुत कुछ है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत कुछ देकर गया ये जंग, जो इजराइल ने छेड़ रखा था फिलिस्तीन, हमास और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों के खिलाफ। हमास की कमर करीब करीब नेतन्याहू और इजराइल ने मिलकर तोड़ दी। इस बीच में जब ईरान ने धमकाने की कोशिश की तो इजराइल ने ईरान पर भी हमला किया, जिसमें उनका साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। लेकिन घोटालों में घिरे हुए नेतन्याहू को माफी मांगने के लिए अपील करनी पड़ी इजराइल के राष्ट्रपति के सामने, क्योंकि यदि इस प्रकरण में उन्हें सजा हो जाती है तो फिर वे इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं रह पाते। अब बात जब प्रधानमंत्री की चलती तो पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री का खेल जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। आसिम मुनीर की तिरछी दृष्टि, तिरछी नजर उनको लगातार परेशान कर रही है, लेकिन इमरान खैबर पख्तूनख्वा में अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से लगातार चुनौती दे रहे हैं आसिम मुनीर को। उनकी बहनों ने कोशिश की तो उनके ऊपर जुल्म भी हुआ, लेकिन वे साथ ही साथ कामयाब भी हुई इमरान से जेल में मिलने को। हालांकि उनकी मौत की खबर भी 2 बार पाकिस्तान से आई। जहां तक मौत की खबर की बात है तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही खालिदा हसन, जो कि वहां की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2024 में तख्ता पलट के बाद भारत में शरण लिए हुए हैं। उनके खिलाफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार और वहां की अदालत ने मौत की सजा का फरमान सुना दिया है। बांग्लादेश ने भारत से उनके प्रत्यार्पण की मांग भी की, लेकिन भारत ने इसे सिरे से नकार दिया। हालांकि मोहम्मद यूनुस का खेल अब बांग्लादेश में खत्म होता नजर आ रहा है और नेपाल की तरह ही वहां का छात्र आंदोलन भी एक बार फिर से सड़कों पर आ गया है। हालांकि इस बीच बांग्लादेश में नफरत का खेल जारी रहा और दीपू दास के साथ साथ कई सारे हिंदू युवकों को मार डाला गया, उनके साथ हैवानियत की गई, उनके घरों को जला दिया गया।
और वहां पर एक बार फिर से कट्टर इस्लामी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाजी उस्मान हादी की हत्या के बाद एक बार फिर से लग रहा है कि शायद जिस तरीके से जियाउर रहमान के बेटे वापस लौटे हैं, वहां पर बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस की पूरी कोशिश कि किसी भी तरीके से खालिदा की सरकार दोबारा से न आने पाए। तो ये थी अंतरराष्ट्रीय खबरें जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय जगत को झकझोरा और हमने इन पर नजर डाली। कुल मिलाकर लब्बो लुबाब और सारिये कि साहब कुर्सी बचा दी है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ सही कुछ गलत देने पड़ेंगे, कुछ कांटे कुछ फूल। आप दिख रहे हैं हफ्ता वसूल। एक देश के रूप में भारत ने जीडीपी में 6.8% की वृद्धि दर देकर दुनिया भर को चौंकाया, लेकिन साथ ही साथ चौंकता रहा विपक्ष भी। भारत की अंदरूनी राजनीति में संसद के 4 सत्र चले, लेकिन काम का प्रतिशत रहा महज 40 से 50%। संसद में हंगामा, कागज उछलना, धरना प्रदर्शन, नोच खसोट जैसा माहौल एक बार फिर से देखने को मिला। सत्ता पक्ष अपने बहुमत के बल पर विपक्ष पर हावी रहा, लेकिन विपक्ष ने हार नहीं मानी। विपक्ष ने हार नहीं मानी, इसी बात को लेकर हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने बिहार के चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बिहार में भारी सफलताओं के साथ रैलियां की। तो लगा कि जैसे बिहार इस बार एनडीए को एक तरफ कर सकता है। हालांकि सर्वेक्षण कह रहे थे कि एक बार फिर से एनडीए लौटेगा, लेकिन नीतीश की पार्टी और उनकी सरकार का बहुमत घट जाएगा। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो परिणाम चौंकाने वाले थे और नीतीश की सरकार को जनता ने भारी समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और इस तरीके से राजग के जो घटक दल हैं उन सबको मिलाकर 243 में से 202 सीटें मिली, जबकि राष्ट्रीय जनता दल केवल 25 सीटों पर सिमट कर रह गया। कांग्रेस की तो हालत और भी खस्ता रही, केवल 7 सीट लेकर। लेकिन सब कुछ हुआ पर राहुल के नेतृत्व पर किसी कांग्रेसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि साल के जाते जाते कांग्रेस में कुछ अंदरूनी सियासत और उठापटक के संकेत मिलने लगे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा उनके आगे आने की बातें कर रहा है। हालांकि कह नहीं सकते कि ये बात कहां तक आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर ही यदि देखें तो फिल्म क्षेत्र में धुरंधर धमाल मचाती रही। 1000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार करके ये वर्ष 2025 की सबसे सफल फिल्म बनी अपने एक्शन के बलबूते पर। लेकिन दर्शकों ने कांतार को विरासत के नाम पर और छावा को इतिहास के नाम पर भी पूरा समर्थन दिया। सैयार की भी धूम मची रही 2025 में, लेकिन इन चंद फिल्मों के आगे बाकी फिल्में अपना कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि ओटीटी पर जिस तरीके का कंटेंट देश भर में सामने आया उसमें अश्लीलता, गाली गलौज और सेक्सुअल तथा हिंसा के दृश्य इस भरमार के साथ देखे गए कि एक बार चिंता का सबब बना। लेकिन ओटीटी अब थिएटर को खुलकर चुनौती देने में सक्षम है। हालांकि कान समारोह जैसे समारोह में भारतीय प्रतिभा की धूम भी देखी गई। साहब फिल्म है, ये खेल है एक तरीके का। तो आइए चलते हैं खेलों की दुनिया में। खेलों की दुनिया के हिसाब से भारत का परचम ऊंचा चढ़ता चला गया और 2025 में क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोला। आईसीसी कप और महिला वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों ने खिताब जीत करके अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया। चाहे रोहित हो, विराट हो, सूर्य कुमार यादव हो, शेफाली हो या दूसरी खिलाड़ी हो, इन सब ने भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में पाकिस्तान से फाइनल जीतने वाली टीम ने उनसे हाथ मिलाने और उनके अधिकारी के द्वारा ट्रॉफी तक लेने से इनकार कर दिया और वो ट्रॉफी आज भी एशिया कप आईसीसी के कार्यालय में पड़ी हुई धूल खाती हुई दिखाई दे रही है। क्रिकेट ही क्यों, भारतीय खिलाड़ियों ने कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता,
खो खो में भी वे जीतने में कामयाब रहे, साथ ही साथ स्क्वैश का भी वर्ल्ड कप भारत के ताज में जड़कर सामने आया। तो हम कह सकते हैं कि खेलों ने धूम मचा दी। भारत में खेल लेकर आए कम कांटे और ज्यादा फूल। आप दिख रहे हैं हफ्ता वसूल। और चलते चलते कुछ ताजी खबरें, कुछ चटपटी खबरें आपके सामने परोसना चाहूंगा। प्रियंका वाड्रा गांधी के बेटे रेहान वाड्रा, जो रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं, और वे दो भाई बहन रेहान और मियारा वाड्रा। तो रेहान जो 25 साल के हो गए हैं, उनकी शादी होनी तय हो गई है अवीवा बेग के साथ, जो उनके साथ पहले से ही एंगेज थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड रही। यानी हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की दीवारों को तोड़कर अपने घर में अवीवा बेग को बहू के रूप में लाने के लिए तैयार हो गई हैं। ऐसी ही बहुत सारी खबरें अगले साल यानी 2026 में मैं लेकर आता रहूंगा आपके सामने। चलता रहेगा तीर, भरा रहेगा तरकश, नहीं होगा कुछ भी असमंजस। छोड़िए सब कसमकश और देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। आपका प्यार हमें ताकत देगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, दिखाइए और भेजिए तीर तर्कश का लिंक।